आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। दोस्तों, काफी अरसे के बाद YouTube पर आपसे मैं मुखातिब हूं। मैंने यादें मेरे दौर की इस एपिसोड को YouTube पर शुरू किया था, जिसके 4 एपिसोड आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। ठीक है, अब उसके बाद साहब आ गया, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि साहब उसके बाद मेरी एक किताब यादें मेरे दौर की रिलीज हुई, उसमें लगा रहा। कोरोना जो था उसके संकट में निपटता रहा, फेसबुक पर आप लोगों के लिए प्रोग्राम करता रहा। फिर बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि सर प्रोग्राम यादें मेरे दौर की जो आपके एनकाउंटर्स हैं पर्सनालिटीज से, सेलिब्रिटीज से, उसे आप शुरू कीजिए। तो आज मैं उसी सिलसिले में समझ लीजिए 5वां एपिसोड लेकर यादें मेरे दौर की YouTube पर आ रहा हूं, यानी पेश कर रहा हूं। लोगों ने यह भी कहा कि साहब यादें रेडियो सिलोन की आपकी जो किताब है और आपका जो ऑडियो है वो हमें बहुत पसंद आया। तो जब रेडियो सिलोन के बारे में तो हमें पता लग गया कि आपने कौन से प्रोग्राम किए थे, आप क्या करते थे, किस तरीके से स्वर्णिम युग को पेश करते थे, प्रोग्राम कैसे बनते थे, वो सारी चीज़ें आपने कवर की, हमें बहुत पसंद आया। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि वो किताब बहुत ज़्यादा बिकी। शुक्रिया आप सबका। तो उसके बाद से बहुत से श्रोताओं का और बहुत से मेरे चाहने वालों का ये रिक्वेस्ट शुरू हो गया कि साहब आप रेडियो सिलोन के बारे में तो हमको सब बता चुके हैं, अब जब आप बॉम्बे आए, रेडियो सिलोन छोड़ के बॉम्बे आए, तो बॉम्बे का जो पीरियड है, आपने 50 साल बॉम्बे में क्या किया, इसके बारे में भी तो बताइए। तो फिर मैंने सोचा, हमारे बेटे विनीत ने भी मुझे सजेस्ट किया कि साहब डैडी आप अपने स्ट्रगल जो है मुंबई में आने के बाद का वो बताइए, उसमें आपके एनकाउंटर्स भी आ जाएंगे पर्सनालिटीज के साथ। मैंने कहा हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो मैं ऐसा ही शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, अब रेडियो सिलोन छोड़ने के बाद मुंबई में मेरा आगमन कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, उसकी व्याख्या आज के एपिसोड में मैं करूंगा। और उसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज भी जो हैं वो इंक्लूड होंगी, और मुझे जितना याद आएगा मैं उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले यादें रेडियो सिलोन में कह चुका हूं कि मैं हर साल छुट्टियां आया करता था कोलंबो से बॉम्बे, फिर बॉम्बे में 3-4 दिन काम करता था, थोड़े से पैसे कमाता था और फिर अपने नेटिव प्लेस चला जाता था। ठीक है, तो जब भी मैं आता या जाता था तो नेचुरली अमीन साहब जो मेरे मेंटोर, मेरे गुरु हैं, उनसे मुलाकात तो होती ही थी। जब 1973 में मैं आया तो अमीन साहब ने मेरे कान में फूंका एक मंत्र, मियाँ रुपयों की बारिश हो रही है मुंबई में, आ जाओ। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि अमीन साहब क्या कह रहे हैं, मुंबई में रुपयों की बारिश हो रही। बोले विविध भारती खुल गया है और विविध भारती बहुत पॉपुलर हो रहा है। और मैंने भी सुना कि उस समय विविध भारती जो 1957 में शुरू हुआ था, ठीक है, 10 साल तक तो उन्होंने कमर्शियल शुरू नहीं किए। 1967 जब मैंने रेडियो सिलोन ज्वाइन किया, तब विविध भारती पंचरंगी जो प्रोग्राम थे उसमें कमर्शियल सर्विस शुरू हुई थी। तो वहां मैंने प्रगति की और यहाँ विविध भारती ने 1967 से 73 तक धूम मचा दी। अमीन साहब के भी प्रोग्राम विविध भारती पर आने लग गए थे। तो मैंने सोचा हाँ ये सही है, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस ये था कि हमारे जितने भी लोग आए हैं वो अपने बुढ़ापा लेकर, यानी काफ़ी अरसा काम करने के बाद जब आए, बुढ़ापा लेकर आए, तो उन्हें स्ट्रगल करने में बड़ी मुश्किल हुई थी। और मैं जब रेडियो सिलोन छोड़कर आया तो उस समय मेरे 32-32.5 साल की मेरी उम्र थी। मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू लीव एंड कम टू मुंबई, भारत में आके स्ट्रगल करूं और अपने आप को स्टैब्लिश करूं। ठीक है, तो ये 1973 में मंत्र फूंक दिया गया और मुझे भी लगा कि विविध भारती अब अपने उरूज की तरफ बढ़ रही है। फिर जब मैं 1974 की छुट्टियों में आया, राउंड अबाउट फरवरी, तो फिर अमीन साहब ने कहा मियाँ क्या सोचा, मुंबई में बारिश हो रही है। फिर वो टाक से मेरे दिमाग में लगा और फ्लैशबैक की तरह मैंने मन बना लिया। मैंने अपनी वाइफ सुजाता से भी बात की, मन बना लिया कि यस, अब मुझे काफ़ी अरसा हो गया रेडियो सिलोन में, मुझे छोड़ के आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉपर टाइम आ चुका है जिससे मैंने स्ट्रगल करना चाहिए। उसी बीच में दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका, उन्होंने मुझे
ऑफर किया था वॉइस ऑफ अमेरिका में रीजनल सर्विसेज को हेड करने के लिए और सिंगापुर में पोस्टिंग, वो मैंने मना कर दी थी। क्योंकि जब अपोलो 11 मैंने रनिंग कमेंट्री की थी कुछ 6-7 दिन तक, तो उसको सुनने के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन ऑल इंडिया रेडियो डिडंट कवर, हमने रनिंग कमेंट्री अपोलो 11 फर्स्ट मैन ऑन द मून उसकी कवरेज की थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी नाम मिला था। बीबीसी ने भी मुझे ऑफर किया था, वॉइस ऑफ अमेरिका में ने भी ऑफर किया था, लेकिन अमीन साहब का जो मंत्र था वो मेरे दिल दिमाग पर छू होके चढ़ गया था। तो मैंने मन बना लिया था। मैंने फिर अपनी वाइफ सुजाता से भी डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि हाँ, अभी बड़ा वाला बेटा जो है उसको भी एडमिशन कराना है, पता नहीं क्या होगा, फला होगा डिम्पल। तो मैंने मन बना लिया। अब छुट्टियां आए तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अब आप यहीं रुकिए, मैं कोलंबो जाता हूँ और सब तैयार बोरिया बिस्तर लपेट कर वापस आता हूँ। तो आई लेफ्ट माई वाइफ इन माई नेटिव प्लेस एंड केम टू मुंबई। तो उसके बाद मैं वापस गया और वापस करने के बाद मेंटली मैं तैयार हो चुका था और 2-3 महीने मैंने और काम किया और 10 जून को मैंने रेडियो सिलोन से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने का मतलब है 1 महीने का जो वो था पीरियड मुझे करना था। लेकिन मेरे जो उस समय बॉस थे, वनन कोरिया, वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड एवर, और श्रीलंका के लिए वो एक स्वर्ण मुकुट की तरह आज भी उनका नाम होता है। तो वर्नन कोरिया वाज माय इमीडिएट बॉस। तो उनको पता लग गया कि मैं, मतलब नेचुरली जब मैं रिजाइन किया तो उनको पता तो लग ही गया। तो उन्होंने इमिग्रेशन में इंफॉर्मेशन मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। ही वाज सो हैप्पी विथ माय दिस थिंग। ही सेड बीबीसी जाओ, फला जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मुझे मैं अभी रेडियो सिलोन तो छोड़ूंगा, फिर आई विल डिसाइड वेदर आई हैव टू कम और नॉट। तो उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में बोल दिया कि आफ्टर ए मंथ, क्योंकि 1 महीने का नोटिस था, उन्होंने कहते कि जुलाई के आसपास दिस मैन इज गोइंग टू लीव, डोंट अलाउ हिम टू गो। मुझे पता लग गया क्योंकि मेरे जो पीपीए होते थे, प्रोडक्शन असिस्टेंट जो मुझे मिला करते थे प्रोग्राम करने के लिए, उनसे मुझे पता लग गया कि वनन कोरिया साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए। तो मैंने क्या किया, जिस दिन मैंने रिजाइन किया, ठीक है, उसी दिन सुबह का प्रोग्राम किया मैंने, ठीक है। गानों से लोगों को पता लग गया कि मनोहर महाजन कुछ गड़बड़िए जाने वाले हैं, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया और इमीडिएटली बुक कर लिया। और 2 दिन बाद 12 जून को मैं कोलंबो से मुंबई लैंडेड। अब वो कहानी वहां की तो खैर छोड़िए। तो मुंबई मैं आ गया, अपना नया कैरियर भारत में शुरू करने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो मैं उस समय शिव कुमार सरोज जी, जो मुझे मुन्ना कहते थे, छोटा भाई मानते थे, उनके घर में ठहरा। उन्हीं की सोसाइटी में उन्होंने एक फ्लैट अरेंज कर दिया 1 बेडरूम हॉल का, न्यू सर्वोत्तम सोसाइटी में, ठीक है। वो फ्लैट उन्हीं की बिल्डिंग में उसी समय वो के लिए मैंने फिर अपनी वाइफ को और अपने बेटे पुनीत को जबलपुर से, यानी मेरे नेटिव प्लेस से, मुंबई बुला लिया। तो यहाँ तक की कहानी तो हो गई। हमारा परिवार जो था वो मुंबई में आ गया। अब आई स्टेड विथ शिव कुमार सरोज जी, who was already working for radio advertising services। अब रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का मतलब क्या है, जहां पर मेरे गुरु और मेंटर अमीन सयानी काम करते थे, जहां पर शिव कुमार सरोज भी काम कर रहे थे। अब वहां पर अख्तर रुमानी साहब और हसन रिजवी साहब ये भी काम कर रहे थे, मतलब ये भी प्रोड्यूसर थे। अमीन साहब अपनी बिनाका गीतमाला की वजह से सुपरस्टार का स्टेटस प्राप्त कर चुके थे। अख्तर रुमानी साहब बहुत बड़े कहना चाहिए गीतकार, स्क्रीन प्ले राइटर और डायलॉग राइटर। अगर आपको याद हो, स्क्रीन प्ले डायलॉग जो थे, बहुत सी फिल्में, राज खोसला साहब की फिल्में कच्चे धागे, 2 रास्ते, इन जैसी फिल्मों में स्क्रीन प्ले राइटर थे। गीत उन्होंने बहुत सारे लिखे। उनका वो गीत जो था हातिम ताई का, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा, हातिम ताई का, दैट वाज हिज फर्स्ट सॉन्ग संग बाय रफी एंड एस.एन. त्रिपाठी का जो था वो म्यूजिक था। उसके बाद आपने वो गाने भी सुने होंगे, हसीना मान जाए, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलके, ये भी अख्तर रुमानी साहब का था। अब
अख्तर रुमानी साहब, हसन रिजवी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में तीनों साहबान थे। हसन रिजवी एक बहुत बड़ी वॉइस थे उस जमाने में, यानी ही वॉज सेम स्टेटस ऑफ अमीन सयानी। और अगर इनकी आवाज को आप पहचानना चाहते हैं तो अफगान सुनो के प्रोग्राम हुआ करते थे, लेसले संगीत धारा रेडियो सिलोन से आता था, वो प्रोग्राम आपने सुना होगा। फिर आपने वो भी कमर्शियल सुना होगा लाइफ बॉय वाला, लाइफ बॉय मैल में छिपे कीटाणुओं को धो डालता है, दिस वाज हसन रिजवीज वॉइस। मुगल आजम की जो बैकग्राउंड आवाज है, मुलाजा होशियार, जहां जहां भी ये आवाज आती है, दैट इज हसन रिजवीज वॉइस। So he was also one of the producers in radio advertising. अमीन साहब थे और अख्तर रुमानी साहब थे। अब अख्तर रुमानी साहब के बारे में एक चीज और बता दूं कि विजयानंद, महेंद्र कपूर और अख्तर रुमानी और अमीन सयानी ये चारों क्लास फेलो थे, साथ में पढ़े हुए थे। और जब अमीन सयानी साहब रेडियो से जुड़े तो अख्तर साहब बहुत बड़े राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे, तो वो भी एज ए राइटर अमीन साहब के साथ जुड़ गए और बाद में इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी बन गए रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में। अब मुझे भी नेचुरली रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में ही जाना था तो अमीन साहब की वजह से मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। तो ये रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया और यहीं पर मैंने आके बैठना शुरू कर दिया। बैठना इन द सेंस कि बैठूंगा, सीखूंगा, और अमीन साहब जो हैं जिन्होंने वादा किया था कि मियाँ पैसे बरस रहे हैं, कुछ ना कुछ काम तो देंगे। लेकिन साहब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजर गया, मैं परेशान, कमाई का कोई जरिया नहीं। हाँ, डेली में रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जाता था, दिन भर वहां बैठता था, लोगों को आते जाते देखता था, रिकॉर्डिंग होते हुए देखता था, हसन रिजवी साहब की, अमीन साहब की, अख्तर रुमानी साहब की रिकॉर्डिंग्स देखता था, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था। रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के ठीक सामने एक कैफे मॉन्टेगार था, आज भी है। अगर आप ताजमहल होटल जानते हैं तो उसके पीछे सिसिल कोर्ट जिसको कहते हैं, या आपने कौन सा थिएटर, रीगल थिएटर, उसी रीगल थिएटर की बिल्डिंग में ये रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विस है, उसके सर्विसेज है, उसके ठीक सामने कैफे मॉन्टेगार है। तो मैं क्या करता था, ऑफिस 10 बजे खुला करता था और मैं 9:30 बजे के करीब पहुंच जाता था और कैफे मॉन्टेगार में बैठ के इंतजार करता था ऑफिस खुलने का, और वहां एक कप कॉफी वगैरह जो था पी लिया करता था। वहीं पर अमीन साहब के एक असिस्टेंट हुआ करते थे, गुलाम हुसैन, जो उनके टेप्स वगैरह, स्क्रिप्ट्स वगैरह जो था उसको मैनेज किया करते थे, मनी मैटर्स, चेक्स वगैरह लाना ले जाना उसको मैनेज किया करते थे। तो वो भी करीब 9:45 बजे, 10:30, 9:30 बजे आ जाया करते थे और उसी कैफे मॉन्टेगार में कॉफी पिया करते थे। फिर हम दोनों ऊपर चले जाते थे, लेकिन काम नहीं मिला तो मैं बड़ा परेशान होने लग गया। मैंने कहा क्या करूं, अमीन साहब से कहते भी नहीं बन रहा था, क्या करूं। एक दिन मैं 9:30 बजे वहां बैठा हुआ था तो ये गुलाम हुसैन जो अमीन साहब के असिस्टेंट थे आए और कहने लगे प्रोग्राम रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने कहा इतने दिनों के बाद प्रोग्राम में रिकॉर्ड, हाँ। मैंने कहा रेडियो पे आएगा? बोले रेडियो पे आएगा लेकिन इंडिया में नहीं, मालदीव में आएगा। बोल, 15 मिनट का रेडियो प्रोग्राम है, 25 रुपया लिखने के, 25 रुपया बोलने के। तो मैंने कहा चलो मरता क्या ना करता। मैंने कहा ठीक है, मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो ही टुक मी टू रिदम हाउस, जहां रिकॉर्ड्स मिलते थे। वहां मैंने 4 रिकॉर्ड्स जो थे वो खरीदे, जो नेहरू जी पे 14 नवंबर यानी वो चिल्ड्रन डे पर प्रोग्राम चाहते थे। तो मैं रिदम हाउस उनके साथ गया, 4 रिकॉर्ड खरीदे। 4 रिकॉर्ड खरीद के वो मुझे ले गए, एक स्टूडियो था सेवॉय थिएटर के पास, अमा हाउस सेवॉय थिएटर, उसका नाम था ट्रॉक स्टूडियो, जो बाद में रेडियो टीवी कमर्शियल्स बना। ठीक है, इस स्टूडियो में वो मुझे लेके गए। 10 बजे के आसपास मैं वहां पहुंचा तो कहने लगे स्क्रिप्ट लिख लो। तो मैं वहीं स्टूडियो में बैठ के टेबल पे स्क्रिप्ट लिखने लग गया नेहरू जी के ऊपर, और 15 मिनट की स्क्रिप्ट मैंने, और जैसे वो रिकॉर्डिस्ट आया उसको 4 गाने बता दिए कि ऐसे ऐसे बजाना है, मैं स्क्रिप्ट यहाँ से पढ़ता हूँ, आप ये गाना बजा दीजिए। बोले नहीं, आप स्क्रिप्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में हम जो है गाने डाल देंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। तो स्क्रिप्ट मैंने लिखी, स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड करने लग गया। ठीक है,
रिकॉर्ड करने लग गया तो इसी बीच में एक बड़ी मैजेस्टिक लेडी, very beautiful lady with a beautiful sari, she enters. और जैसे ही उन्होंने देखा कि somebody is recording, she said I'm sorry, she left. मेन गेट से जो स्टूडियो का उसमें जाके then she went from back side, और वो स्टूडियो में जो जहाँ रिकॉर्डिंग कैबिन होता है वहाँ जाकर वो बैठ गई। तो मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी, 2-3 बार रीटेक हो गए, मैं उनकी तरफ देखता था कौन है कौन है, बड़ी एग्जाइटी थी मुझको। बहरहाल रिकॉर्डिंग मैंने ख़त्म की, रिकॉर्डिंग ख़त्म करके गुलाम हुसैन वेरी गुड वेरी गुड। इसी बीच में गुलाम हुसैन साहब ने उस लेडी से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। वो लेडी थी मिसेस कुसुम कपूर, द ऑनर ऑफ दैट स्टूडियो, जो खुद एक बहुत बड़ी वॉइस थी, राइटर थी, और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वहाँ जो MCM थी, जो बाद में टूट कर रेडियो एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज बनी, रेडिफ्यूजन बना, त्रिकाया बना, बहुत सारी एजेंसीज बनी, वहाँ वो हिंदी के कॉपीराइटर थी। और यहाँ उन्होंने स्टूडियो लिया था और अपना प्रोडक्शन और अपनी वॉइसिंग और अपनी राइटिंग जो थी वो शुरू करना चाहती। तो शी कम्स टू मी एंड शी सेड ओह माय गॉड यू आर ए वेरी गुड राइटर। अब मैं मरा जा रहा था कि बोलेंगे यू आर ए वेरी गुड वॉइस। मेरे साथ बड़ी कॉमेडी हो गई। मैंने कहा यार कमाल है, मैं तो मार मार के हकीम बना था, राइटर में कभी था नहीं। रेडियो सिलोन वाले ने मार मार के मुझे हकीम बना दिया था, राइटर बना दिया था। मैंने कहा शुक्रिया मैडम। तो बोली आप हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखोगे? तो मैंने कहा आपके लिए स्क्रिप्ट? बोले जी हाँ। 14 मई याद है आपको? अब मैं तो 12 जून को आया था, तो 14 मई मतलब 1-2 महीने पहले की बात। मैंने कहा जी 14 मई यहाँ जो पोखरण का आपको याद है, जैसलमेर राजस्थान में अणु परीक्षण हुआ? मैंने कहा जी हाँ 14 मई 1974 को अणु परीक्षण हुआ, उस पर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, ड्रामा। तो मैंने कहा यार मिला भी, ऑफर भी आया, तो इतना ड्राई सब्जेक्ट, अणु विस्फोट, पोखरण, उसमें ड्रामा। मैंने कहा मैडम मैं लिखूंगा। तो उन्होंने मुझे कार्ड दिया, MCM जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, बोले जब आप स्क्रिप्ट कर ले तो ये लेके आ जाइएगा, मुझे बता दीजिएगा, ये एड्रेस है। मैं वहाँ भी रहती हूँ और यहाँ स्टूडियो में कभी कभार आती हूँ, मतलब जब रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है। बेसिकली आई एम हाफ डे देयर हाफ डे हियर। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। अब मैं सरोज जी के यहाँ ठहरा हुआ था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो सरोज जी के यहाँ से जितने पेपर थे, उनकी एक बालकनी थी, बालकनी में भी उन्होंने कवर किया हुआ था। तो उस बालकनी में बैठ के जो पुराने पेपर थे उनके हिंदी के नवभारत टाइम्स वगैरह, वो सारे मैंने निकाले और मैं बैठ गया और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब मैं लिखता था, फाड़ता था, लिखता था। बेसिकली मैं राइटर था ही नहीं, लेकिन अब चूंकि मैंने सब पढ़ा और उसको ड्रामेटाइज करना है, लिखना, आर्टिकल लिखना है, ड्रामेटाइज करना बहुत वो थी। तो साहब मैं सरोज जी को मैंने कह दिया था कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है सरोज जी प्लीज़। तो उन्होंने कोई बात नहीं मुन्ना। अब मुझे ना तो घड़ी का वो था, घड़ी कितने बजे हैं क्या बज गए। मैं रात को करीब 9 बजे बैठा दोस्तों, लिखता था, फाड़ता था, लिखता था, फाड़ता था। तभी सरोज जी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो कहने लगे अरे मुन्ना तुम अभी तक लिख रहे हो? अरे 4 बज गए। मैंने कहा 4 बज गए, सुबह के 4? हाँ मैं चाय बना रहा हूँ, पीते हैं अपन। तो थोड़ी देर में वो चाय बना के लाए, चाय मुझे ऑफर की और मेरी कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई। अब सरोज जी ने मुझे चाय दी, मैंने चाय पी और मैं उन जमाने में सिगरेट पीता था, तो सिगरेट के कश लगाया। सरोज जी कहने अच्छा मुन्ना तुम अभी और कर लो, तो तुम्हें तो नींद आएगी नहीं जब तक पूरा नहीं कर लोगे, मुझे पता है, तुम्हारा नेचर पता है। वो चले गए। उसके बाद माँ सरस्वती शायद मेहरबान हो गई दोस्तों, और मेरी स्क्रिप्ट जो थी वो ठीक 6:45 बजे 15 मिनट की स्क्रिप्ट मैं सेटिस्फाई हो गया और लिख के मैंने ऐसी कमर की, थोड़ा सा अंगड़ाई ली, आंखों में नींद भरी हुई थी, मुंह सूख रहा था। उसके बाद मैं उठा और तब तक मैंने सरोज जी से कहा सरोज जी मैं पहले नहा लूँ आज। तो धड़ाधड़ मैं नहा के, आप बिलीव नहीं करेंगे, 7:30 के आसपास मैंने 4 लिमिटेड बस पकड़ी, फाउंटेन पहुंचा,
फाउंटेन से मैंने टैक्सी ली, टैक्सी से मैं MCM कुलाबा पहुंचा, सेवा थिएटर के आसपास ही है वो जगह, वहाँ पहुंचा। तब तक 9:30 बज गए थे। 9:30 बजे मैं कुसुम कपूर जी के ऑफिस में बाहर बैठा। तो उस समय कोई ऑफिस 10 बजे खोलता था ऑफिस। मैं वहाँ पहुँच गया और प्यून कहता है किससे मिलना है? तो मैंने कार्ड दिया, मैंने कहा ये मैडम से मिलना है। तो बोले वो तो आई नहीं अभी, बैठ जाओ। मैं बैठ गया, जो विजिटिंग चेयर्स होती हैं वहाँ पर मैं बैठ गया। बैठा तो उसके बाद करीब 9:15 बजे कुसुम जी की एंट्री हुई। अब प्रीवियस डे आई मेट हर, ये हुई। तो प्यून ने कहा कि सर मैडम ये साहब आए हुए हैं। तो पहचानी नहीं मुझे, कहनी यस। अरे मैंने कहा कल ही तो बात हुई थी, बहुत प्रभावशाली लेडी है, मुझे भूल गई। मैंने कहा मैडम आपने मुझे कहा था पोखरन अणु ब्लास्ट उस पर नाटक लिखने के लिए, ड्रामा, रेडियो। ओ आई एम सो सॉरी यार, मैं बहुत जल्दी आइए, क्या कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको? मैंने कहा नहीं सर मैडम मैं स्क्रिप्ट ले आया हूँ। हैं? आइए। तो उनकी आंखों में बड़ा आदर सत्कार झलक आया और वो मुझे अपने कैबिन में ले गए। कैबिन में मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाई तो वो एकदम उछल पड़े, प्यून से बोली टैक्सी लेके आओ। तो मुझे कहते हैं हम क्लाइंट के पास चलते हैं, आप स्क्रिप्ट उनको सुनाइएगा। तो मैंने कहा जी। बोले जी देखिए हम एक प्रोग्राम करते हैं आप और हम, एस कुमार्स के लिए, जो साड़ियाँ और शूटिंग शर्टिंग बनाते हैं उनके लिए। उनका ऑफिस निरंजन में है, मेरीन लाइन्स के पास, वहाँ चलते हैं, वहाँ स्क्रिप्ट आप सुनाइए। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ टैक्सी की मैडम के साथ बैठ के हम निरंजन बिल्डिंग पहुँचे। वहाँ शंभू कुमार कासलीवाल जी और अभय कुमार कासलीवाल जी जो मालिक थे उन दिनों, जी हाँ, उनसे कुसुम जी ने मुझे मिलाया और कहने लगे कि वो आप 2 महीने से 3 महीने से जो रिजेक्ट कर रहे हैं ना स्क्रिप्ट, अभी स्क्रिप्ट आपके हिसाब से आ गई है। वो पोखरन अणु ब्लास्ट के ऊपर आप ड्रामा चाहते थे ना, आप और हम प्रोग्राम में। अच्छा, आप और हम प्रोग्राम उन दिनों रविवार को 1 बजे दोपहर को आया करता था। उसमें यही चीज़ें होती थी, करंट टॉपिक्स होते थे, म्यूजिक होता था, ऑल दीज थिंग्स। आप और हम, यानी श्रोताओं से कहने कि आप और हम, हमारे बीच जो भी चीज़ें, तो वो टॉपिक्स हुआ करते थे। अब मैंने साहब उनको स्क्रिप्ट सुनाई। अब स्क्रिप्ट क्या थी ये ज़रा सा मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है लेकिन ये मज़ेदार लगेगा आपको। मैंने जो अणु ब्लास्ट पर स्क्रिप्ट लिखी, मैंने 3 कैरेक्टर बनाए। एक था समय, दूसरा था गति और तीसरा था इतिहास। शुरुआत कैसे होती है? समय जो है मेल वॉइस हंसती है, हा 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 हा, मैं समय हूं, मुझसे बचकर कहां जाओगे। इसी बीच में एक आवाज आती है और फीमेल वॉइस आती है, रे समय इतना घमंड मत कर, मैं ना हूं तो तू आगे कैसे बढ़े। तो समय पूछता तू कौन? बोली मैं गति, गति ना हो तो तू बढ़ नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद एक बूढ़े की आवाज आती है, नादान बच्चों, अगर मैं ना हूं तो तुम्हें समेटे कौन। अब दोनों पूछते हैं तुम कौन? मैं इतिहास, जो तुम दोनों को समेटता है। और इसके बाद तीनों कैरेक्टर्स के जरिए मैं अणु विस्फोट की पूरी कहानी जो है कि समय कहता है मैं ठिठक गया, गति कहती है मैं भी रुक गई, इतिहास कहता है मेरी भी कलम रुक गई, और पूरी कहानी जो है गति, समय और उस पर एंड तक मैं ले जाता हूँ। और अंत में इतिहास कहता है समय तुम भी आगे बढ़ो, गति तुम भी गति इख्तियार करो, और मेरा भी जो कलम है जो लिख रहा है वो लिखने को वो हो गया। इस तरीके से मैं स्क्रिप्ट उसकी पूरी। अब अभय कुमार जी जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए, मुझे कहते हैं स्क्रिप्ट तो बाद में, मुझे कहते हैं आप मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के? जी मैं मध्य प्रदेश का। हम भी मध्य प्रदेश के हैं, हम इंदौर के हैं। तो मैंने कहा जी मैं जबलपुर का हूँ। बोले अथवा आपकी भाषा से पता लग रहा था आप मध्य प्रदेश हैं। और बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लगा। कुसुम जी जाइए रिकॉर्ड कीजिए, एयर पे डालिए। अब कुसुम जी बड़ी तारीफ की नज़र से मेरी तरफ देख रही हैं और मैं बड़ा मुतमईन, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात हो गई। और वहाँ से दोस्तों हम जो थे सीडियो ट्रॉक स्टूडियो, जहाँ मैंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग की थी, और गुलाम हुसैन ने मुझे 25 रुपया 50 रुपये की पेमेंट की थी। उस तरह मैं नहीं बता पाया, तो वो प्रोग्राम उन्होंने मालदीव भेज दिया।
अब साहब स्टूडियो में आए तो अब कुसुम जी रिकॉर्डिस्ट से कहती हैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है कादरी, और ऐसा है गति का तो मैं कर लेती हूँ, और समय के लिए सईदुल हसन उस समय बड़ी ही बहुत बढ़िया रेडियो आर्टिस्ट थे जो मोदी के मतवाले राही जो लिखा करते थे और क्लीनर का रोल करते थे सईदुल हसन, उनको बुलाया जाएगा फॉर समय। फिर सर वो इतिहास कौन करेगा, इतिहास कौन करेगा? तो मैंने कहा मैडम इतिहास मैं कर लेता हूँ। तो कुसुम जी कहते अरे नहीं आप इतनी यंग है कैसे लगेंगे? तो मैंने उसमें अरे बेटा मैंने आवाज हिला के जो है उनको बताया कि मैं बूढ़े का रोल कर सकता हूँ। एंड आई यूज्ड टू बी कॉल्ड यंग ओल्ड मैन। 7 साल की उम्र में मैंने बुढ़ों के रोल किए थे। तो जब मैंने बोल के बताया बोले ठीक है। अब साहब सईदुल हसन आए, कुसुम जी बैठी और मैं, तीनों ने हमने वो स्क्रिप्ट पूरी की, रिकॉर्ड की, और आई गॉट अ पेमेंट ऑफ 150 रुपीज़। पहला पेमेंट मेरा था 50 रुपये, ओला हुसैन साहब की तरफ से मिला, और ये पेमेंट 150 मुझे कुसुम कपूर जो जनरल थुरात की साहबजादी, जनरल थुरात हाईली डेकोरेटेड जनरल, उनकी पुत्री थी और प्रोफेसर थी हिंदी की, लेकिन उनको वॉइसिंग और राइटिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो मुंबई आई थी और उन्होंने एक स्टूडियो जो था शुरू किया था, और उसी दौर में मैं पहुंच गया। तो ये चोली दामन का साथ हुआ। फिर मेरा और कुसुम कपूर का जो साथ रहा उसकी एक बहुत ही लंबी कहानी और क्रिएटिव प्रोडक्शन की कहानी है, जो फिर बाद में विविध भारती पर करीब 25 प्रोग्रामों में, हफ्ते के 25 प्रोग्रामों में ढली। तो ये मेरी मुलाकात कुसुम कपूर से थी, और आगे आने वाले मेरे जो स्ट्रगल के दिनों में थे वो होने वाले थे। अब मैंने आरएस की कहानी बताई आपको, कुसुम कपूर की कहानी बताई आपको, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अमीन साहब के यहाँ कैसे जुड़ा। अब बहुत लंबा तो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए। अब हुआ क्या कि हसन रिजवी साहब जो थे वो अख्तर रुमानी साहब की वॉइस थे। अख्तर रुमानी साहब प्रोग्राम प्रोड्यूस करते थे, हसन रिजवी उसको वॉइसिंग करते थे, और हसन रिजवी साहब अपने प्रोग्राम भी करते थे। अब हुआ क्या कि एक हसन रिजवी साहब लखनऊ गए, शायद नेटिव प्लेस है उनका, वहाँ छुट्टी गए तो उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा मैं 1 महीने तक नहीं आ सकता हूँ। अब अख्तर रुमानी साहब को वॉइस की ज़रूरत थी। अब मैं तो आता जाता था, वो मेरी शक्ल देखते थे, बैठा हुआ था, और रेडियो सिलोन से हाँ ये भी पता था उनको। तो मेरे पास आए, कहने लगे कि मियाँ हसन साहब आए नहीं है, और मेरे पास एक फिल्म आई है कसौटी। अब कसौटी फिल्म के बारे में आपको मालूम होगा, कसौटी में अमिताभ बच्चन थे, प्राण थे, हेमा मालिनी थी, और मेरे ख्याल से 1974 के नवंबर के आसपास ये फिल्म रिलीज होने वाली थी या हुई थी। तो इसके प्रोग्राम करने और रेडियो स्पॉट करने, तो बोलोगे? मैंने कहा जी बोलेंगे। लिख भी लोगे? मैंने कहा सर आप बोलेंगे तो लिख लेंगे, आप वैसे सुपरवाइज कर लीजिए। तो फिर उधर भी वहाँ बोले 25 रुपया लिखने के और 25 रुपया बोलने के रेडियो स्पॉट्स, और प्रोग्राम के जो हैं वो आपको थोड़ा 50 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि लिखना भी आपको। तो मैंने कहा ठीक है। मैं साहब घर आया, 15 सेकंड के रेडियो स्पॉट्स होते थे उस जमाने में, यानी नटशेल में 15 सेकंड में आपको फिल्म की पूरी कहानी कह देनी होती है, फ्लैशेस गाने डाल के और वो डाल के। तो मैं वो तैयार करके लाया, और मैंने आके उनको अख्तर साहब को मैंने कंसीव क्या किया, फिल्म कसौटी का रेडियो स्पॉट सुनिएगा। इधर वॉइस कहती है, मैं कहता हूँ इधर हेमा मालिनी की पायल छनकी, और उधर गाना आता है 7 मरे और 17 घायल। हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाना आता है हम बोलेंगे तो बोलोगे के बोलता है, बोलना बंद देखना शुरू कसौटी। अब साहब अमिताभ बच्चन उस समय स्टार नहीं थे, हमें फिल्म बेचनी थी, तो हमने फिर अगले स्पॉट्स में हेमा मालिनी, प्राण और अमिताभ बच्चन इनको हाईलाइट किया। लेकिन मजे की बात है कि रेडियो पर ये जो स्पॉट था रेडियो का, उधर बच्चे भी कहने लगे इधर हेमा मालिनी की पायल चनकी, उधर छात मरे खतरा गायर, और हम कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा। बच्चों की जबान पर था ये रेडियो से सुनने के बाद। और जब ये रेडियो पर आना शुरू हुआ, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम तो उधर चला गया था मालदीव, और दूसरा प्रोग्राम जब आप और हम इसमें आया कुसुम जी के चैनल पर,
तो ये दोनों प्रोग्रामों की जो ध्वनि थी, जो गूंज थी, जो इको थी, वो अमीन साहब तक पहुंची। और फिर क्या हुआ इसकी कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा कि फिर अमीन साहब ने क्या किया। अमीन साहब ने जो किया, जो मेरे साथ किया, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा और इसके आगे के एपिसोड का आपको इंतजार रहेगा। ठीक है, फॉर्मलिंग हुई, कोई बात नहीं। मेरी आदत ही है, क्योंकि आई डोंट प्रिपेयर स्क्रिप्ट्स। ओके, तो ये आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो मनोहर महाजन 2013@gmail.com इस पर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो है आपके पास, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप नंबर क्या है, 87795, ठीक है, 70776। बस इस पे मुझे इन्फॉर्म कीजिए तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा और अगला एपिसोड जल्द से जल्द लेकर मैं आप तक आऊंगा। तो अब मनोहर महाजन आपसे इजाजत चाहता है। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।